आज की बड़ी खबर पर लगातार आप जी न्यूज पर देख रहे हैं हमारी स्पेशल कवरेज। नाबालिग के यौन शोषण के आरोप में जोधपुर की स्पेशल कोर्ट ने आसाराम को दोषी करार दिया है। आसाराम को आज ही सजा सुनाई जा सकती है। इस वक्त कोर्ट में आसाराम की सजा पर बहस चल रही है। आसाराम के वकील ने उसकी ज्यादा उम्र का हवाला देकर कम सजा की अपील की है। इस मामले में आसाराम को 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। हालांकि 2013 में गिरफ्तारी के बाद से आसाराम ने 4 साल 7 महीने जेल में ही काट दिए हैं। इस बीच पीड़ित के पिता ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। कहा है कि कोर्ट से न्याय मिला है और आसाराम को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और आसाराम के वकील का कहना है कि फैसले की कॉपी मिलने के बाद वो आगे की रणनीति तय करेंगे। आसाराम को दोषी करार दिए जाने के बाद पीड़ित लड़की के पिता ने लड़ाई में साथ देने वालों को धन्यवाद दिया है। साथ ही आसाराम के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। वहीं आसाराम की प्रवक्ता नीलम दुबे ने कहा है कि कोर्ट का पूरा फैसला आने के बाद वकीलों से बातचीत कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बहुत धन्यवाद करता हूं न्यायपालिका का, उन्होंने हमारी पीड़ा समझी और हमें न्याय दिया। सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं जो मेरे साथ अंत तक इस लड़ाई में खड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मीडिया को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अपने नगर वासियों ने, जिन्होंने मेरा अंत तक साथ दिया, मैं सबका शुक्रगुजार हूं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। महिला संगठन, जिन बहनों ने मेरा साथ दिया, इस लड़ाई में अंत तक मेरा साथ दिया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो क्या रहा फैसले से, कितना संतुष्ट हैं आप? उम्मीद है फैसला आ गया, हमारे पक्ष में सुना है कोर्ट ने। जिसकी उम्मीद किए थे वो न्याय मिला आपको? मुझे न्याय कोर्ट ने दिया है, अभी फैसला आया, हमारे पक्ष में हुआ, उसे दोषी करार दिया है। अभी कोर्ट ने सजा का ऐलान नहीं किया है, उसे दोषित करार किया है। अभी दोषी करार किया है कोर्ट ने, उसे सजा नहीं सुनाई है। 5 साल से आप लगातार प्रयासरत थे। आपको लगता है कि अब न्याय मिला है आपको? मुझे उम्मीद है मेरे को न्याय मिलेगा। इसको सख्त से सख्त सजा कोर्ट देगी, मुझे पूरी उम्मीद। फैसला जो आया है, मैंने अभी क्योंकि वर्डिक्ट नहीं पढ़ा है और हम अपने वकील साहब से बैठ के चर्चा करेंगे कि आगे की रणनीति क्या है। हम न्यायालय पर पूरा विश्वास करते हैं। हम पहले भी ये कहते थे कि हम जुडिशरी सिस्टम पर पूरा भरोसा करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। और आगे की जो भी हमारी प्रक्रिया होगी, जो भी हमारी रणनीति होगी, जो भी हमने एक्टिविटी लेनी होगी, वो हम अपने लीगल टीम से डिस्कस करेंगे। लीगल टीम अभी इस पूरे वर्डिक्ट को पढ़ेगी, जाँचेगी, समझेगी कि कौन से स्टेप को किस तरह से उठाना है, हमने किस बात को कोर्ट में कैसे रखना है, ये लीगल टीम तय करेगी। उसके बाद ही हम आपको कोई सटीक बता सकते हैं। और ये जो भी फैसला आया है, हम न्यायालय का पूरा सम्मान करते हुए हम अगला कदम तब बढ़ाएंगे और जब बढ़ाएंगे तो हम आपको बता देंगे। तो आसाराम के वकील ये कहते हुए कि जो आगे की रणनीति होगी वो फैसले की जब कॉपी आ जाएगी उसके बाद तय की जाएगी। अब आसाराम को ये समझिए कि कितनी सजा होनी चाहिए, इस पर इस वक्त बहस चल रही है। और अब आपको बताते हैं कि आसाराम के पास अब आगे विकल्प क्या हैं। आसाराम दोषी करार दिए गए हैं और आज ही सजा सुनाई जाएगी। आसाराम अब राजस्थान हाईकोर्ट में अपील करेगा। हाईकोर्ट में अपील करने के लिए आदेश की कॉपी चाहिए। शाम तक आदेश की कॉपी मिलेगी और कल ये अपील करना संभव है और हाईकोर्ट तय करेगा कि आसाराम का भविष्य क्या होगा। कम से कम 10 साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा संभव है। आपको याद दिला दें, आसाराम साल 2013 से 4 साल 7 महीने जेल में रह चुका है। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद कई राज्यों में आसाराम के अलग अलग आश्रमों में भारी संख्या में समर्थक मौजूद हैं और समर्थकों का कहना यह है कि कोर्ट का फैसला गलत है। बात बोलूंगी बापू के लिए कि हमारे बापू निर्दोष हैं और वो जल्दी बाहर आएंगे। बस मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल सकती। मैं बापू ने मेरे को क्या क्या दिया है वो हम लोग ही जानते हैं। हमारे बापू निर्दोष है, निर्दोष है, बस मैं ये ही बोलूंगी। इज्जत बरी की उम्मीद थी और उनका जो अभी 4.5 साल जो समय उधर बर्बाद किया, खराब किया, उसका भी कुछ होना चाहिए था। हम लोगों को तो ये उम्मीद थी।
किसी तरह से इस बात को मानने वाले नहीं हैं। ये जो धाराएं लगाए हुए हैं ना, ये ज़बरदस्ती फंसाने के लिए ये जाल बिछाया गया है। ये सारा जाल बिछा के हमारे बापू को फंसाया गया है। करोड़ों आत्माएं तड़प रही हैं। उनके अनुभव बताऊं अगर तो आप लोग सुन के रह जाओ। तो आप सुन रहे हैं आसाराम के जो समर्थक हैं उनका दिल अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि बलात्कार कर सकते हैं आसाराम, और उनका कहना है कि उन्हें गलत फंसाया जा रहा है। स्पेशल कोर्ट के फैसले में आसाराम को दोषी करार दिए जाने के बाद कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि ऐसे बाबाओं से देश बदनाम होता है। धर्म की आड़ में जो है व्यभिचार करे या ऐसे कुकर्म करे या ऐसे केस में फंस जाए जो मर्डर केस हो, तो ये देश का जो छवि है वो दुनिया में बहुत बुरी तरह से खराब होती है। मेरा मानना है कि अब समय आ गया है तमाम बाबा लोगों के बारे में तो समझ जाना चाहिए कि जो लोग वास्तव में धार्मिक हैं, जो त्यागी है, तपस्वी है, उनका मान सम्मान पूरा करें और जो ये ढोंगी बाबा है उनसे दूर होने का प्रयास करें। और इस वक्त हम सबसे पहले रुक करेंगे अपने संवाददाताओं का। वैसे हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मेहमानों का पैनल भी मौजूद है और अब इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि सजा कितनी हो, इस पर बहस इस वक्त अदालत में चल रही है और इसी का इंतजार किया जा रहा है कि अदालत क्या फैसला सुनाती है। और इसको लेकर हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो सुबह से ही हम तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। और सबसे पहले हम अपने रिपोर्टर्स का ही रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जितेंद्र हैं और महेश गुप्ता हैं जो घटनाक्रम इस वक्त अदालत में जो प्रक्रिया पूरी चल रही है उस पर सुबह से ही नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आप बता दीजिए क्या अपडेट है आपके पास? लगता है जितेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। महेश, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो जो गंभीर धाराएं लगी हैं इस केस में आसाराम के खिलाफ, कहा जा रहा है कि मिनिमम जो सजा है वो 10 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा। देखिए, आसाराम के ऊपर 11 दफ़ाएं लगी हुई हैं, जिसमें से जो 370 है उसके अंदर 370 ये होता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि किसी को मानव को, चाहे लड़का है, वो चाहे लड़की है, चाहे वो बच्चा है, आप उसको तस्करी के तौर पर एक जगह से दूसरी जगह जो है उसको ले आते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करने के लिए, चाहे उसका शोषण करने के लिए, चाहे बाल मजदूरी के लिए, मानव तस्करी कहलाया जाता है। जो 370 का सब सेक्शन 2 है जिसमें 10 साल से लेके वो उम्र कैद तक की सजा है। उसके बाद 376 है, 376 उसमें जो है गैंग रेप है, 376D, उसके 376D लगा हुआ है जिसके अंदर उस उम्र कैद तक की सजा है। उसके अलावा 300 फिर इसमें जो पॉक्सो है, पॉक्सो में भी एक सेक्शन लगा हुआ है क्योंकि वो बच्ची नाबालिग है, तो 376D वहाँ भी लगा है, आईपीसी का पॉक्सो का है, उसके अंदर भी लगा हुआ है जिसमें 20 साल से लेके जो है उम्र कैद। चलिए महेश, मैं आपके पास लौट कर आ रही हूँ। हमारे साथ इस वक्त आसाराम की प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं, नीलम दुबे। नीलम दुबे, आप सुन रही हैं कितने गंभीर आरोप लगे हैं आसाराम के खिलाफ, दोषी वो करार दिए जा चुके हैं और अब बचने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। देखिए, मैं फिर से कह रही हूँ कि एक जुडिशियल सिस्टम बना हुआ है, लोअर कोर्ट है, इसके ऊपर भी कोर्ट है, उसके ऊपर भी कोर्ट है। एक सिस्टम के तहत न्याय होता है। कई बार ऐसा हो जाता है किसी एक कोर्ट में कोई दोषी होता है, दूसरी कोर्ट में उसको निर्दोष बताया जाता है। ऐसे कई केसेस में देखा गया। हमने सारे पॉइंट कोशिश किए थे लोअर कोर्ट में रखने के। जैसे हमने कोशिश किया था कल्पना नाम की जो NGO है उसकी एग्जिस्टेंस ही क्वेश्चन में हो गई थी, उसके दस्तावेज कोर्ट में जो रखे गए उन्हीं पे सवाल उठ रहा था। फिर लड़की का जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें भी कहा गया था कि लड़की के शरीर पर एक भी खरोंच नहीं है, कोई भी निशान नहीं है। फिर लड़की का जो कॉल डिटेल है वो भी हमने कोर्ट में पेश किया था कि जो समय वो इंसिडेंटल टाइम का बता रही है कि इस समय हादसा हुआ है, वो समय तो वो फ़ोन पर थी और किस किस से कितनी देर बात की, ये डिटेल, कॉल डिटेल्स भी हमने कोर्ट में पेश किया है। ये सब पेश करने के बाद हम आधार पर ये आरोप तय हुए हैं और आप फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया जाता है अदालत में, फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है आपको। हमारा कोर्स ऑफ एक्शन तय होगा, फिर हम आगे आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि आगे कोर्स ऑफ एक्शन हमारा क्या है। वो ठीक है, आगे कोर्स ऑफ एक्शन, सेंटेंस पूरा होने से पहले आप बीच में बोल रही हैं और कोई बोलता है तो आप बीच में नहीं बोलते, लेकिन जब हम बोलते हैं तो आप बीच में इतना बोलते हैं कि हमारा लेकिन ये आरोप लगे हैं कि आप मैं आपको यही बोल
बोल रही हूँ कि लीगल जो टीम से हमारी पीड़ित है उसको लगातार धमकियां दी जाती रही। तो बोल रही हूँ उस लड़की का डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट गवाह मिटा दिए गए, मेडिकल सर्टिफिकेट आप अदालत में दे देते हैं और उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि ये फॉल्स हैं, फर्जी दस्तावेज हैं। उस आरटीआई का जवाब नहीं आने का भी कोई कारण होगा ना। चलिए नीलम, अच्छा ठीक है, हमारे साथ यहाँ वकील भी हैं स्टूडियो में और ये जो कानूनी पहलू हैं वो आपको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। ठीक है, आपने अपनी बात रख दी नीलम दुबे। एक मिनट आप सुन लीजिए, हमारे साथ वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की, और वो इन कानूनी पहलुओं को बहुत बारीकी से समझती हैं। आपने छोड़ा है, शिवा और प्रकाश बीच में कड़ी हैं, शिल्पी और आसाराम बापू के बीच में आपने कड़ी छोड़ दी, तो वो फिर संपर्क कैसे साधे? ठीक है नीलम, आपने देखिए आपने अपनी बात कह दी, मैंने आपको पूरा मौका दे दिया, लेकिन अब दूसरी की बात भी सुन लीजिए। आरोप यही लगा था कि शिवा ने बुलाया था, शिल्पी के तहत बुलाया, शिल्पी को फोन किया था शिवा ने, और शिवा ने प्रकाश से बात की थी, प्रकाश ने बापूजी से बात। प्रकाश और शिवा दोनों ही छोड़े गए हैं क्योंकि उनके दस्तावेज कोर्ट में देखे गए। ठीक है, नीलम सुन ली हमने आपकी बात। आसाराम बापू, ठीक है, ठीक है, ये सवाल है बहुत बड़ा, ये पेच है बहुत बड़ा, इसलिए हम वर्डिक्ट को लेकर के हाई कोर्ट जा रहे हैं, और हाई कोर्ट कब जा रहे हैं हम आपको बता देंगे। ठीक है, अब आप सुन भी लीजिए, आप पेशेंटली अब सुनिएगा, क्योंकि जो कानूनी पहलुओं की बात आप कर रही हैं वहां पर मैंने जो आपसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई आपको कि एक तो आप अब उम्र का हवाला दे रही हैं, ये कितना टिक पाएगा अदालत में, और दूसरी बात जो फर्जी सर्टिफिकेट दिया गया मेडिकल ग्राउंड्स के आधार पर, वो जमानत याचिका खारिज कर दी गई आपकी। अब सुनिए प्रज्ञा, 6 मुख्य गवाहों के शरीर। देखिए जो नीलम जी बात कह रही हैं, जो अपने जो इन्होंने कोर्ट के आगे बातें रखी और जो अपने डिफेंस पेश किया, तो कोर्ट ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों को देखभाल के, सुन के, समझ के उसके बाद कोर्ट ने फैसला दिया और कन्विक्शन सुनाया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो ये बार बार उम्र की बात कर रही हैं, तो जब चार्ज फ्रेम किया जाता है तो चार्ज फ्रेम होने के वक्त जज ये डिसाइड करता है कि केस रेप का चलेगा आईपीसी में या फिर पॉक्सो में चलेगा, और पॉक्सो में चलने के लिए उम्र डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम होगी तभी पॉक्सो में केस चलेगा। और चार्ज इसमें फ्रेम हो चुके थे, और चार्ज फ्रेम होने के बाद पूरा ट्रायल हुआ है, पॉक्सो में केस चला है, ट्रायल ये तो पॉक्सो में चला है मींस कि ये एस्टैब्लिश हो गया था कि जो लड़की है 18 साल से कम की है, नाबालिग है, गुंजाइश नहीं रह जाती है, जो अभी भी सवाल उठाए जा रहे हैं नाबालिग अपील में जाके, अपील मैम जब केस चलता है तो डॉक्यूमेंट्स पेश करने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किए गए होंगे तभी तो ये सवाल उठा रहे हैं, और ये सवाल बनेंगे कैसे? ये सवाल है तभी तो हमने यही तो पूछा, हमने आरटीआई डाली है, लड़की का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मांगा है, 4 साल से आरटीआई का जवाब नहीं आया है, तो क्या यहाँ से षड्यंत्र की बदबू नहीं लग रही आपको? मैं इसीलिए बोल रही हूँ, हाई कोर्ट में वर्डिक्ट को चैलेंज करने जा रहे हैं, लेकिन पूरे लूप होल देख रहे हैं क्या हो रहा है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकती हैं। चलिए इस वक्त मैं रुक कर रही हूँ सूरत का, जहाँ से हमारे सहयोगी राकेश भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमने बोला जुडिशियल सिस्टम का हम सम्मान करते हैं। जी नीलम, आ रही हूँ मैं आपके पास लौटकर, मैंने आपको बहुत मौका दे दिया, देखिए मुझे और अपडेट्स भी लेने दीजिए अपने रिपोर्टर से, और दूसरे पैनलिस्ट से तो मैं अभी बात भी नहीं कर पाई हूँ। अभी हम राकेश का रुख कर रहे हैं। राकेश, वहाँ समर्थकों का क्या कहना है? इंतजार किया जा रहा है कितनी सजा का ऐलान होगा, और कुछ समर्थकों की हमने बात सुनी, वो तो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि दोषी हैं आसाराम। जी एक मिनट, बिल्कुल मेरे साथ मीमांसा। देखिए यहाँ पे कुछ महिला भक्त हैं जो यहाँ पर आश्रम में सूरत में यहाँ पर आई हैं। आपको अगर नहीं पता होगा तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जोधपुर की अदालत ने आसाराम को दोषी पाया है और ये माना है कि सबूत जो है उसके मुताबिक एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार आसाराम नहीं किया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्या आप लोग सदमे में हैं, नाराज हैं, दुखी हैं, क्या? वो नहीं बोलो का क्यों नहीं बोलेंगे आप? कुछ नहीं, आपको अभी भी आस्था है? हिंदी में समझ नहीं पड़ते हैं। अच्छा, आप तो अच्छे से मेरे सवालों का जवाब देंगे। आप क्या कहेंगे? आप भी कुछ नहीं कहेंगे। आप यहाँ पर क्यों आई हैं? पूजा अर्चना करने के लिए आई हैं? समझ आप यहाँ पर किस लिए? क्या माटे तमें आया छो यहाँ? मैं दर्शन करवा। किसके दर्शन करने के लिए? आसाराम बाबू तो यहाँ शेष नहीं, तो भगवान तो बीजा हुआ ने, तो यहाँ उनके जो फोटो का किए उनका दर्शन करना आपको? जो फोटो का किए फोटो दर्शन कर। देखिए ये आपको आस्था का ये यहाँ पर जो है हाल है कि यहाँ पर आसाराम है नहीं, आसाराम की तस्वीर है, उसको भगवान मान करके यहाँ पर अभी भी दर्शन करने के लिए आते हैं। इनकी ये स्ट्रांग ये एक आस्था है, ये कहते हैं कि अभी उन्हें कुछ नहीं होगा, अदालत ने उन्हें जो दोषी करार दिया है वो निर्दोष आगे चल के साबित हो जाएंगे। कई सारे लोगों को हमने इससे पहले देखा जो यहाँ पर उनकी आंखें नम थी, वो आंसू उनके निकल गए थे। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी मानते हैं कि नहीं, आसाराम जो है वो ऐसा काम नहीं कर सकते। ऐसे में जहाँ पर
एक तरफ उनकी उम्र का हवाला दिया जाता है उनके भक्तों की तरफ से, उनके प्रवक्ताओं की तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से। ऐसे में दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो उस बात का भी जिक्र करते हैं कि जब जोधपुर पुलिस ने उनका पोटेंसी टेस्ट करवाया था तब उनका पोटेंसी टेस्ट जो है वो भी पॉजिटिव आया था। एक अहम बात यहाँ पे मैं आपको मीमांसा ये बताना चाहूंगा कि ये सूरत जो है ये वही इलाका है और ये वही आश्रम है जहां पर एक और लड़की ने आसाराम के बेटे नारायण साई के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया था और उसी लड़की की दूसरी बहन जो उसकी सगी बहन है उसने भी आसाराम के ऊपर बलात्कार का जो आरोप लगाया था। वो केस अहमदाबाद में चल रहा है। तो आसाराम के खिलाफ एक और बलात्कार का मामला अभी अहमदाबाद में चल रहा है और उनके बेटे नारायण साई के खिलाफ बलात्कार का मामला सूरत में चल रहा है। दोनों ही जो विक्टिम्स है वो आपस में बहनें हैं और सूरत में रहती हैं और उन्हें जो है कहीं ना कहीं ये उम्मीदें बढ़ गई हैं इस फैसले से कि अब जल्दी जो है उन्हें भी इंसाफ मिलेगा। जोधपुर केस के बाद जो है सूरत और अहमदाबाद केस में भी जो है उन्हें इंसाफ मिलेगा और बाप बेटों की जो करतूत है वो सबके सामने आएगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सूरत में अगर आश्रम के बाहर बात करें तो लोगों की अभी भी श्रद्धा है, आस्था है। कुछ यहाँ पे भक्त है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कुछ कहना चाहेंगे, आप प्रतिक्रिया देंगे? जी देखा आपने, यहाँ पर कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि अंदर के अंदर जो है कुछ लोग सदमे में जरूर है और कुछ लोग यहाँ पर अब आकर के दर्शन के नाम पर यहाँ बैठते हैं और उनके लिए पूजा अर्चना यहाँ पर करते हैं। अभी भी उनकी रिहाई के लिए यहाँ पर अंदर जो है एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ पर बैठ करके उनके लिए पूजा अर्चना की जाएगी कि आगे उन्हें अभी भी उम्मीदें हैं कि चाहे उन्हें सजा कम हो या हायर कोर्ट में जाकर के उनकी जो ये सजा है वो क्वॉश हो जाए, वो निर्दोष साबित है। ऐसी आस्था के साथ, ऐसी उम्मीद के साथ आसाराम के जो भक्त है वो यहाँ उनके सूरत आश्रम में अब आने शुरू हो गए हैं, इकट्ठा होने शुरू हो गए। मीमांसा जी, यहाँ पंडित वैभव नाथ शर्मा जी हमारे साथ हैं। पंडित वैभव जी, ये मैं क्या कहूँ इसको, ये अंधभक्ति है। लोग कुछ देखना समझना चाहते ही नहीं कि इतने ये, और ये सिर्फ एक जगह आरोप नहीं लगा है, अहमदाबाद में, सूरत में ये तमाम बलात्कार के मामले हैं। और तो भी जो श्रद्धा कहें या अटूट श्रद्धा और विश्वास जो होता है एक संत में, और वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, ऐसा नहीं होता है। इतनी बड़ी धोखाधड़ी और फिर भी ये अटूट विश्वास और श्रद्धा। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये भोली भाली जनता है, बेचारी स्वीकार नहीं कर पा रही है कि इनको छला गया है, इनके विश्वास के साथ, इनकी श्रद्धा के साथ खेला गया है। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है भवानी क्या मंत्र है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। आपकी श्रद्धा और विश्वास ही जो है वो भगवान शिव और मां पार्वती को स्थापित करता है। तो इन्होंने जिसको अपना देवता मान करके, अपना गुरु मान करके, अपना अभिभावक मान करके पूजा है, उन्होंने इनकी श्रद्धा और विश्वास का दोहन किया। इस बात को ये लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से अब बेचारे इनको ये सत्य मानना पड़ेगा कि इनके साथ वाकई में विश्वासघात हुआ है। इस चीज को अब इनको स्वीकार करना पड़ेगा। इनकी जो श्रद्धा है, इनकी भक्ति है, वो छली गई है, ठगी गई है। इस चीज को को स्वीकार करना पड़ेगा। जी, और पंडित वैभव जी, ये भी बहुत दिलचस्प बात भी है और बहुत हैरानी करने वाली भी बात है कि ये जो फॉलोअर्स होते हैं, ये ऐसा भी नहीं है कि अनपढ़ हैं, उन्हें कोई समझ नहीं है। बहुत से ऐसे भी फॉलोअर्स होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं और तो भी इनकी बातों में आ जाते हैं और ये अंधा विश्वास करते हैं जिसको वो फॉलो करते हैं। अभी मैं आ रही हूं आपके पास, नित्यानंद के पास भी हम चलते हैं। और क्योंकि ये जो नजारा है ये सिर्फ सूरत में देखने को नहीं मिल रहा है, मुंबई में भी जो उनके भक्त हैं वो क्या कह रहे हैं और क्या उम्मीदें उनकी हैं, वहां नित्यानंद से बात कर लेते हैं। नित्यानंद, यहाँ पे सूरत में देखिए समर्थक जो हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं कि जो आसाराम है उन्हें मिल जाएगी, रिहा हो जाएंगे वो अदालत से। ये इतनी ज्यादा श्रद्धा, इतनी ज्यादा विश्वास ये कहां से आता है समर्थकों में? जरा पूछिए इनसे, जब कोर्ट ने उनको दोषी ठहरा दिया है वो उन्हें दोषी मानने के लिए क्यों तैयार है? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं इस वक्त हम गोरेगांव में हैं, गोरेगांव आश्रम के बाहर। यहाँ जो है वो बोर्ड लगाया गया है और बोर्ड के माध्यम से बताया गया है कि ये मतलब एक तरीके से लोगों को सूचित करने की कोशिश की गई है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ उनके समर्थक है, सीधा मुनि से जानते हैं, कोर्ट ने दोषी करार दिया है, क्या कहना है आपका? जी, अभी तक हमारे लीगल टीम से हमें ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है। हम उनका वेट कर रहे हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। जैसे उनके थ्रू कोई मैसेज हमें मिलता है, आगे की प्रतिक्रिया हम आपको बता देंगे। कितने लोग भीतर हैं अभी और क्या चल रहा है अंदर? इस समय भीतर 40 लोग हैं और सिर्फ हम भगवान का जप ध्यान कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि सत्य के पक्ष में न्याय हो। सत्य के पक्ष में न्याय। आप देख सकते हैं यहाँ एक तरीके से बोर्ड लगा और लगातार मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। दूसरे भी लोग हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। दोषी करार दिया है। देखो, हम तो आज भी न्यायालय के ऊपर भरोसा रखते हैं कि बापूजी निर्दोष। तो न्यायालय ने दोषी करार दिया है। देखो, समय का इंतजार करो, सब
दूध का दूध पानी का पानी आएगा। तो ये कह रहे हैं समय का इंतजार करो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि न्यायालय ने साफ तौर पर जो है वो दोषी करार दिया है। दूसरी तरफ मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं यहाँ जो है पुलिस की दो जो वैन है वो यहाँ आई हुई है, क्योंकि जैसे ही ये बात सामने आई तो ऐसे में समर्थकों का लगातार जो है वो आने की शुरुआत हो गई है। और आप देख सकते हैं बाहर जो है वो समर्थक इस वक्त खड़े हैं और अंदर पूजा पाठ चल रहा है। और यानी अभी भी जो इनके समर्थक हैं वो दुखी हैं और जो फैसला आया है साफ तौर पर इनका ये यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि इनकी लीगल टीम से बात नहीं हुई और ऐसे में ये इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। जी, दुखी हैं, नाराज हैं आसाराम के समर्थक और उन्हें आसाराम पर ज्यादा भरोसा है, अदालत पर भरोसा नहीं है।